नमस्कार। क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है। तो अब तक पढ़ लिए 3 चैप्टर। मेरे नहीं पढ़े होंगे तो किसी और के पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ तो लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर इतनी देरी भी मत करो, जल्दी जल्दी ये इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, ये जो सीजन आता है सर्वे का, तो उस टाइम सलटा सलटू के नक्की करो इसको। ठीक है, एक बार तो पढ़ ही लो कम से कम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, लक्ष्य की इकोनॉमिक रिव्यू की बुक आ गई है, बाजार में उपलब्ध है, आप उसे ज़रूर खरीदें। बहुत सही बुक है। अब खैर मैंने लिखी है तो इसलिए सही नहीं बोल रहा हूँ, सही में सही है। ठीक है, फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है उसका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से भी ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव सवाल हैं मेंस के हिसाब से, उसके हिसाब से ठीक है। उसके अलावा लक्ष्य आरएस का एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलो, चौथा चैप्टर, औद्योगिक विकास। देखिए कि राजस्थान जो है ना, काफ़ी कुछ है राजस्थान में। कहते हैं कि खनिजों का अजायब घर है, तो खनिज खूब हैं। अब खनिज एक क्या है कि बेस देता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। खनिज के अलावा भी राजस्थान में जैसे कि हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उनको लेकर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और भी मतलब कि कृषि को लेकर भी कुछ उद्योग आजकल कहते हैं कि भाई मेगा फूड पार्क्स जो है, इनका डेवलपमेंट भी काफ़ी खूब हो रहा है। तो ओवरऑल कि जो जहाँ जहाँ इंडस्ट्री हो सकती है, जिस जिस तरीके से इंडस्ट्री हो सकती है, राजस्थान में लगभग लगभग सारी इंडस्ट्री हैं। जैसे कि मोटे मोटे उद्योग जो लोहा इस्पात उद्योग ऐसा कम है। ठीक है, जो कि क्योंकि रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है राजस्थान में, तो इतना ज़्यादा संकेंद्रण नहीं है इन चीज़ों का। जिनका है, जैसे कि मार्बल है, मार्बल उद्योग राजस्थान में बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे तांबा है तो तांबे का काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब्रक है तो अब्रक से जुड़ी हुई इंडस्ट्री होगी। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट भी एक मेन है। सरकार क्या है कि बार बार या फिर टाइम टाइम पर पॉलिसीज लेके आती रहती है कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता रहे। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो रीजनल इम्बैलेंस है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री डेवलप नहीं है तो वो एरिया पिछड़ जाता है। तो सरकार ये कोशिश भी करती है कि रीजनल डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस्ड हो, संतुलित विकास हो, समावेशी विकास हो, उसके जो इम्पैक्ट हैं वो अच्छे पड़े, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिले। इस तरह को लेकर, इस तरह से सरकार की अपनी नीति रहती है। राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो खनिज तेल और खनिज रिफाइनरी से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर भी है। और अब तो रिफाइनरी भी आ रही है, तो हो सकता है कि उस एरिया में, पर्टिकुलर उस एरिया में बूस्ट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग क्षेत्र में क्या क्या शामिल है प्रमुखतः? जैसे खनन हो गया, उत्खनन, खनिज हो गया, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, ये सारी चीज़ें इस औद्योगिक विकास के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब आप देखोगे कि राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की स्थिति कैसी रही 2022-23 में। 2022-23 में 3.8 लाख करोड़ रहा प्रचलित मूल्यों पर। अब प्रचलित मूल्यों पर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कितनी रही? 15.2%। अगर स्थिर मूल्यों पर आप देखोगे तो कितना रहा? 2.04 मान लो आप इसको। ठीक है, और ग्रोथ रेट कितनी रही? 6.32%। ये तो आंकड़े हो गए कि इसकी ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही। अब ये रटवाने के लिए आपकी, कि मैं इसको रटवा दूं, तो बस सीधी सी सिंपल सी बात है कि रटने के लिए तो आपको एक दो बार मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आंकड़े ये हैं, शॉर्ट में आप देख लीजिए। वर्ष 2011-12 में अगर 11-12 के मूल्यों के ऊपर देखें तो जो टोटल CAGR, अब देखो यहां पर ये जो मैं नाम ले रहा हूं, ये पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि CAGR क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कि अगर आप 5-10 सालों की एक साथ एवरेज ग्रोथ रेट देखोगे तो उसे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है। तो 2011-12 में अगर स्थिर मूल्यों के ऊपर आप देखोगे तो टोटल CAGR कितना रहा? 3.71%। यानी कि पिछले 10 सालों में लगभग 3.7% की दर से स्थिर मूल्यों पर जो उद्योग है उसकी ग्रोथ रेट रही है। अगर प्रचलित मूल्यों पर आप देखोगे ग्रोथ रेट, CAGR देखोगे तो वो 9.18% रही है। ठीक है, राज्य के सकल मूल्यवर्धन में उद्योग की हिस्सेदारी, यानी कि टोटल GSV है, मान लीजिए कि टोटल GSV है, उसमें उद्योग का कितना हिस्सा है? देखो उद्योग का हिस्सा है 27.31%। ठीक है, ये हो गया उद्योग। तो बाकी दो कौन से बचे? बाकी दो कौन से बचे? एक बचा कृषि। तो कृषि का चैप्टर हो चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि 28.95% ये था। अब बाद में एक और कौन सा बचता है जो हमारे छठे चैप्टर में आएगा? सेवा क्षेत्र।
सेवा क्षेत्र का कितना है 43.74%। ठीक है, हो गया टोटल 100%, है ना। तो इसके उप क्षेत्रक भी इसमें होते हैं, यानी कि उद्योग में और कौन कौन से क्षेत्रक हैं, उनका कुल उद्योग में कितना कितना हिस्सा है। ठीक है, वो आप देखेंगे कि खनन का कितना परसेंट है, कितनी हिस्सेदारी है, साल लगभग 12.5%। विनिर्माण की कितनी हिस्सेदारी है, देखिए विनिर्माण इसमें सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे ये है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे निर्माण, कंस्ट्रक्शन में, यानी कि एक तो निर्माण होता है कि चलो कि जैसे रियल एस्टेट है, ये एक निर्माण का है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो गया, वहाँ पे जैसे गाड़ियाँ बनना और बनना, इस तरह की चीज़ें, और एक कंस्ट्रक्शन अलग चीज़ होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो है ये कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है, और ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो जहाँ पर कोई भी चीज़ बनती है, मोबाइल बनना हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, बाद में विद्युत, गैस और जलापूर्ति का हिस्सा कितना हो गया, लगभग 13.25%। ठीक है, वर्ष 2021-22 की तुलना में, यानी कि पिछले साल की तुलना में 2022-23 में खनन व उत्खनन में, यानी खनन व उत्खनन में कितना परसेंट वृद्धि हुई, 3.71%। ठीक है, विनिर्माण में कितनी हुई, लगभग 5% बढ़ोतरी हुई पिछले साल की तुलना में। विद्युत, गैस और जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में कितनी, लगभग 10% वृद्धि हुई है। कहने का मतलब कि ये जो बाकी सेवाएं हैं इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखी गई, और निर्माण क्षेत्र में भी लगभग 10%, यानी 9.10% इतना देखा गया। अब बाद में बात आती है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है कि भाई कितना उत्पादन हो रहा है, उद्योग द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है राजस्थान में, पिछले साल कितना था, उसके मुकाबले इस साल कितना हुआ है। अब इसकी गणना हर महीने की जाती है, यानी कि अगर इस बार जैसे आप देखें तो कि मार्च चल रहा है, तो पिछले साल मार्च में कितना उत्पादन था और इस साल मार्च महीने में कितना उत्पादन है, उसके आधार पर देखा जाता है। देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक तरह से संकेतक है। जारी कौन करता है, इसको एनएसओ द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, आधार वर्ष में मान लीजिए कि ये माना जाता है कि जैसे अगर 2011-12 आधार वर्ष है, तो ये माना जाता है कि उस टाइम उत्पादन कितना हो रहा था, 100 पॉइंट का उत्पादन हो रहा था। अब इसके आधार पर देखा जाता है कि अब कितना हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इस साल अगर 114 पॉइंट का उत्पादन हो रहा है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो यानी कि इससे देखिए उस टाइम कितना था, उसके मुकाबले कितना बढ़ गया। इस तरह से एक इंडिकेटर होता है, ये दिखाता है कि कितना उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे, इधर देखिए आधार वर्ष क्या था, 2011-12। 2011-12 में कितना है, 100। ठीक है, 2022-23 में अब कितना, विनिर्माण में कितना, 140 हो गया, खनन में कितना हो गया, 113 हो गया, विद्युत 155 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में सामान्य जो ओवरऑल इसका जो सूचकांक है, यानी ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है, अगर हम तीनों को मिक्स में अगर हम देखें तो कितनी हुई, 134। पिछले साल कितना था, 133, यानी कि पिछले साल के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। अब बात आती है एमएसएमई की। एमएसएमई यानी जो छोटे उद्योग। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये छोटे उद्योग। बड़े उद्योग भी हैं, लेकिन ये छोटे उद्योग क्या है कि बड़ी जनसंख्या को कवर करते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। कुल जीडीपी में लगभग 30% तो उत्पादन में इनका योगदान है, जो छोटी इंडस्ट्री है इनका, और निर्यात में लगभग 40%, यानी कि निर्यात, भारत का टोटल निर्यात का 40% ये एमएसएमई करती हैं, जीडीपी में 30% योगदान करते हैं, तो यानी बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया। अब देखिए, जुलाई 2020 में पहले एमएसएमई की क्लासिफिकेशन अलग थी, 2020 में इसकी क्लासिफिकेशन को बदल दिया गया। जो आरएस मेंस है 2021 का, उसमें सवाल भी पूछा गया कि एमएसएमई को परिभाषित कीजिए, यानी कि निवेश के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। बहुत इजी सवाल था, सीधा का सीधा यहां से उठा के पूछा गया। ठीक है, अब आपको बस ये टेबल बनाना था एक तरह से, और अगर आप ये टेबल बनाते हैं, ठीक है, यानी एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत एमएसएमई को क्लासिफाई किया गया था, और 2006 वाले एक्ट में संशोधन करके अब यह तरीका बना दिया गया। देखिए कि जो सूक्ष्म उद्योग है, अगर उनमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो उसे सूक्ष्म उद्योग बोला जाता है। लघु उद्योग किसको बोला जाता है, जिसमें 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है। और मध्यम उद्योग किसको बोला जाता है, जिसमें 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर है। अब देखिए, इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं। शुरू हो रहा है 1 और 5, ये मल्टीपल किसका हो रहा है, 5 का। ठीक है, बाद में ये कहां से शुरू हो रहा है, 10, और ये इधर टर्नओवर कितना है, ये भी किसका मल्टीपल है, 5 का।
और फिर इधर कितना है 50, और ये इसका मल्टीपल 5 यानी 250। सिंपल, ठीक है। अब देखिए कि जो एमएसएमई है उसके लिए भारत सरकार का जो मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय, उसके द्वारा जुलाई 2020 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया, udyam-registration.gov.in, ठीक है। इस पे कोई भी एमएसएमई है जो उस वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। उससे क्या कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा उनको चाहिए तो वो वहां से मिल सकता है। और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसके लिए क्या है ना कि सरकार एक तरह से फेलिसिटेट कर रही है आपको कि हम आपको पोर्टल बना के दे रहे हैं, आपको कोई भी कानूनों का पालन करना होगा तो इस पोर्टल के ऊपर उसका अपडेट हो जाएगा, आपको कोई योजना का लाभ मिलना होगा यो योजना का लाभ मिल जाएगा, आपको और भी मतलब कि किसी प्रकार के इंसेंटिव देने होंगे हम आसानी से दे पाएंगे, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। तो कुल मिला के सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहती है हमेशा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो हैं वो हर बार अपनी कोई भी डिबेट आती है, बार बार बीच में भाषण आता है तो हर बार एमएसएमई की बात करते हैं कि एमएसएमई को का जो भविष्य है वो एक तरह से अंधेरे में आ गया है और डिमोनेटाइजेशन के बाद में एमएसएमई को सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है। ये बात क्यों होती है? क्योंकि ये छोटे उद्योग हैं, अगर आप थोड़ा सा मतलब इनकी मदद नहीं करोगे तो ये दब जाएंगे बेचारे, छोटे छोटे उद्योग हैं, ठीक है। तो और क्यों, ऊपर से ये अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार का आधार देते हैं और जीडीपी में कितना योगदान है ये मैंने आपको बता ही दिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके दौरान राजस्थान से इस पोर्टल के ऊपर इतने एमएसएमईओ ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, 3,11,000, ठीक है। यानी इसका मतलब सोचिए कि कितने इंटरप्राइजेज हैं ये छोटे छोटे। एमएसएमई नीति लाई गई राजस्थान सरकार द्वारा सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास के लिए 2022 में लाई गई थी। अब देखिए ये भी हो सकता है प्री में कि भाई एमएसएमई नीति कब आई, दूसरा ये भी हो सकता है मेंस में कि एमएसएमई नीति 2022 के बारे में बताइए, या फिर ये भी हो सकता है सवाल कि एमएसएमई के विकास के लिए या फिर एमएसएमई उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। वैसे आरपीसी का एक फ्लेवर जो है यानी उसका टेस्ट जो है वो इस बात के लिए बहुत रहता है कि प्रोत्साहन से रिलेटेड जो चीजें ना वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं इकोनॉमी में, खासकर कि इसके लिए क्या प्रोत्साहन है, इसके लिए क्या प्रोत्साहन है। अगर हम कभी मेंस का पेपर डिस्कशन करेंगे तो उसमें कम से कम जो 10 सवाल आए तो 10 में से 5 में आपको प्रोत्साहन मिल जाएगी, प्रोत्साहन के लिए क्या प्रयास किए, यानी कि इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है उनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास के लिए कौन सी एमएसएमई में किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे जो रूरल इंडस्ट्री है उसका हो, किसी का भी हो, निवेश प्रोत्साहन यानी कि इन्वेस्टमेंट उनमें बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति यानी कि राजस्थान की एमएसएमई नीति कब लाई गई, 2022 में लाई गई, ठीक है। और दिनांक 17 सितंबर से 2022 से लागू हो गई। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों के लिए भूमि यानी जमीन चाहिए, उद्योग के लिए बुनियादी सुविधाएं जो बेसिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे बिजली हो गई इत्यादि हो गया, का विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया। अब उसके लिए क्या चाहिए कि वहां पर डिपो भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, गाड़ियां आ जा सकें इसके लिए भी चाहिए, अच्छे से रोड चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीजें इंडस्ट्रियल एरिया को आप अच्छे से डेवलप करें, इसके लिए इस तरह की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराएगी। और एमएसएमई क्लस्टर्स यानी कि बहुत सारे एमएसएमई एक जगह पर, एक चीज का भी कई सारी चीजों का, जैसे मान लीजिए खल बना रहा है, ठीक है, खल जानते हो ना, खल का मतलब कि जो जानवरों को जो चारा खिलाते हैं उसका आजकल चारा, ठीक है, वो भी है। उसके अलावा तेल निकालने का भी है, उसके अलावा मतलब जूते बनाने का भी है, कि अलग अलग तरीके के जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठा, ताकि उनको एक जगह पर सारी सुविधाएं मिल सके। उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार यानी कि प्रोडक्ट भी अच्छा बनाए, जाहिर सी बात है। विपणन यानी मार्केटिंग हो उनकी अच्छे से, उसके लिए उसमें सहायता। निर्यात प्रोत्साहन यानी कि अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं जो भारत से बाहर भी पॉपुलर हो सकते हैं, तो उनको क्या कि निर्यात के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वो निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, जागरूक नहीं है, तो उसके लिए जागरूक करें और सुविधा उपलब्ध करवाएं। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को पुरस्कार दें, उसके लिए ये नीति लाई गई थी। साथ ही महिला, अनुसूचित जाति, जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जो भी मतलब दिव्यांग लोग हैं, उनको भी इस नीति में क्या है एक तरह से ज्यादा सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। नीति जो है वो एक तरह से कानून नहीं होता है, पॉलिसी है। सरकार ऐसा सोच रही है कि सरकार प्रयास करेगी, बाध्य नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या है कि विनिर्माण हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, व्यापार इत्यादि के लिए जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए कि 10
करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाने हेतु, यानी कि 10 करोड़ तक का ऋण देगी सरकार। और ये योजना आई कब? 2019 में ये योजना लॉन्च हुई थी। इसमें देखो लोन कैसे कैसे दिया जाता है। उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। 5% ब्याज, यानी ब्याज अनुदान का मतलब अगर मान लीजिए कि उन्होंने लोन लिया और बैंक उनसे 10% की दर से ब्याज ले रहा है, तो 5% क्या है कि सरकार देगी। जो छोटे उद्योग हैं उनके 8% सरकार ब्याज अनुदान देगी, तो उसके कितना लगा? 2% लगा। यहां पर 5 करोड़ तक के लिए 6% सरकार देगी, तो 4% लगा। और यहां पर 5% देगी, तो फिर उनके 5% लगा। फिर बात आती है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई अधिनियम 2019। राजस्थान द्वारा खुद का एमएसएमई अधिनियम भी लाया गया। भारत का एमएसएमई अधिनियम कब का है? 2006 का है। ठीक है, यह अधिनियम क्या क्या करता है? इसके तहत फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, यानी कि एस्टेब्लिश करने के लिए कोई एमएसएमई अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है उसके लिए, और ऑपरेशन यानी कि जो ऑपरेट करता है जब वो, यानी संचालन होता है बिजनेस का, उसके लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। किसको? एमएसएमई को। आया कब था? 2019 में आया था। 17 जुलाई 2019 को यह लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु जून 2019 को क्या किया था? एक वेब पोर्टल बनाया था जिसपे आवेदन किया जा सकता है। उधर भारत सरकार ने बनाया था एक, क्या बनाया था? उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in। ठीक है, यहां पर राजस्थान द्वारा खुद का बनाया दिया गया। क्या नाम है इसका? राज उद्योग मित्रा .rajasthan.gov.in। ठीक है, इस पे कोई भी एमएसएमई है राजस्थान की, वो यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अब बात आती है कि एमएसएमई इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को देना होता है। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सरकार क्या है? देखो, सरकार की पॉलिसी ये रहती है कि एमएसएमई एकदम हैसल फ्री बिजनेस करे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए अब क्या कि कई कानूनों का पालन करना पड़ता है, जैसे श्रम कानून हो गए, आप इतना प्रदूषण नहीं करोगे ये हो गया, आप इतनी मजदूरी दोगे ये हो गया। तो एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, यानी कि जो एमएसएमई वो खुद कह दे कि भाई मैं सारे कानूनों का अनुपालन करूंगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस कर रहा हूं। एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जो है एक तरह से इन्होंने सरकार को कह दिया, अपनी तरफ से लिख के कह दिया सरकार की, ठीक है भाई 3 साल तक अब हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम बढ़िया बिजनेस करो अपना। ठीक है, वरना श्रम कानूनों या फिर और कानूनों के अनुपालन में कई बार क्या होता है, बिजनेस को लॉस होता है। यानी कि कई बार मान लीजिए कि कुछ फायदे नहीं मिलते, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जो विधिक जो कानूनी पचड़े हैं ये भी काफी होते हैं, तो 3 साल तक इनको छूट दी जाती है। ठीक है, निर्यात बहुत मेजर चीज है। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, अब वो आपकी कहीं पर अच्छी बहुत ज्यादा डाइवर्स एरिया में या फिर ग्लोबल लेवल तक पहुंच चीज नहीं रही है, तो फिर आपका बिजनेस इतना फायदेमंद नहीं है। कुछ इंडस्ट्री में या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते, बाहर होते हैं। आप देखते नहीं हो कि जो हैंडीक्राफ्ट्स की जो जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर आप कुछ जैसे उदयपुर में जाओगे या फिर पुष्कर में जाओगे, वहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, यूरोपियन जो लोग हैं, अंग्रेज लोग, गोरा लोग, इनकी काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी रुचि दिखाते हैं इसमें। एंटिक जो मतलब कि जो कलाएँ होती हैं, एक तरह से हस्तकलाएँ जो होती हैं, काफ़ी अच्छे से खरीदते हैं। अपने वाले को मतलब नहीं है इनसे, उनको कमाई हुई वहीं से होती है, चीज़ खरीदते ही हुई हैं और पैसा और नहीं देखते, बढ़िया पैसा देते हैं, बढ़िया दाम देते हैं। ठीक है, तो निर्यात के लिए भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन के लिए कई सारी पॉलिसीज लाई गई। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? देखिए इधर एक टेबल है, इस टेबल में आप देखोगे कि देखिए 2021-22 में करोड़ रुपए में देखिए वैल्यू है, तो करोड़ रुपए में देखिए सबसे ज्यादा किसकी? इंजीनियरिंग वस्तुएं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर उसके बाद में कपड़ा, फिर उसके बाद में धातुएं, ये घटते क्रम में इधर की तरफ। ठीक है, हस्तशिल्प और रासायनिक पदार्थ, शीर्ष 5 वस्तुएं हैं। प्रीलिम में यह सवाल पूछा जा सकता है, इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन सी हैं। ठीक है, जिनका राज्य से निर्यात में राज्य से जो निर्यात होता है 60% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इन्हीं का है, यानी 60% चीजें तो यही निर्यात की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात कितने रुपए का हुआ? लगभग 72,000 करोड़ का निर्यात किया गया। ठीक है, अब निर्यात हेतु विभिन्न योजनाएं जो हैं वो सरकार चला रही है। जैसे एक है कि मिशन निर्यातक बनो योजना। इस योजना के तहत जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है, जो निर्यात करने के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं, उनको सरकार क्या की मदद करती है।
जब तक वो पहला निर्यात नहीं कर देती तब तक उनको पूरी सहायता दी जाती है। इसके लिए राजस्थान में एक अलग से परिषद है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। एक है राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सबसे तगड़े निर्यातक है, जो उत्कृष्ट निर्यातक है, जो सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, उनको सरकार पुरस्कार देती है। और ये पुरस्कार जो है कब से शुरू किया गया था? 2019 से शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखो राजस्थान से निर्यात, ये चीजें, ये डेटा है, ये आप देख लीजिएगा। निर्यात संवर्धन यानी कि निर्यात यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रक्रिया एवं प्रलेखन दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम है एक तरह से कि आप निर्यात करोगे तो निर्यात करने के लिए क्या चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी कानूनों का पालन करना पड़ेगा, किस तरह की चीजें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए, कहाँ भेजना है, डिमांड कहाँ है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे किस क्वालिटी का बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर क्या है कि सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। राज्य के ऐसे उद्यमी जो निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों तथा बाजार की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्थ हैं और बिचौलियों के माध्यम से अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप निर्यात कीजिए, उसके लिए सरकार क्या कि प्रशिक्षण देती है। यह कार्यक्रम वर्ष 2012 से प्रारंभ किया गया था। दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई। जो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? ये उद्देश्य था उसका कि जो निर्यातक हैं उनको क्या है कि प्रशिक्षण दिया जा सके, जागरूक बनाया जा सके। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले होते हैं उसमें अगर आप भाग लेने जाते हैं तो सरकार द्वारा आपको कुछ फायदे दिए जाते हैं। क्या फायदे दिए जाते हैं कि इसकी क्रियान्वयन एजेंसी तो वही होगी जो निर्यात से रिलेटेड जो कुछ भी, अगर जो सबसे नोडल एजेंसी है वो क्या, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले जो व्यापार मेले हैं उनमें जो भी औद्योगिक इकाइयां अगर भाग लेती हैं तो उनके द्वारा भुगतान किए गए भूमि किराए का 50% की दर से अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण किया जाता है। बस ये चीज सरकार देती है इसमें। ठीक है, अब बात आती है एक जिला एक उत्पाद कि हर राजस्थान के जो जितने भी जिले हैं वो उनकी अलग अपनी अपनी विशेषता है कि वहां पर कहां पर कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। जैसे कि मकराना में मार्बल होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, तो उसके हिसाब से एक काम ये किया जाए कि भाई वहां पर उस पर्टिकुलर उत्पाद के उत्पादन पर ही ज्यादा बल दिया जाए, और ताकि उससे कि प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और डेवलपमेंट भी ठीक होगा। कि भाई कहीं पर जो कुछ हो रहा है, अब मान लीजिए कि अपने यहाँ पर हम ये कहें कि भाई सेब की खेती हम कर लें, अरे भाई से आपके यहाँ पर खजूर की खेती हो रही है तो आप खजूर की कर लो, खजूर उनको भेज दो और वहां से सेब ले आओ, सिंपल। ठीक है, इसको लेकर जो रिकार्डो है उसके द्वारा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में एक शानदार सिद्धांत भी दिया गया था, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, कि कौन से की कंपैरेटिवली लागत कहां पर ज्यादा आती है। इसका एग्जांपल इसे दिया गया था कि जैसे कि मान लीजिए जो फ्रांस है, फ्रांस में दारू बहुत ज्यादा बनती है, शराब, वाइन, ठीक है, बाकी चीजें अपॉर्चुनिटी कम है। कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनकी तो पूरी इकोनॉमी उस पर चल रही है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो कि जिस जिले में जिस उत्पाद की ज्यादा संभावना है वहां पर उसका उत्पादन बढ़ाओ। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों, यानी कहां से कौन सी चीज का निर्यात ज्यादा किया जा सकता है, और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना। राज्य के समस्त 33 जिलों को अपने अपने जिलों से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को सुनिश्चित कर दिया गया है। हर जिले को एक प्रोडक्ट दे दिया। राज्य के सभी जिलों से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं वो कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों का भी गठन किया गया है, और वो उसका डेवलपमेंट करते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो काफी अच्छे से हो, और कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां बना दी गई है। अब इधर जो लिस्ट है वो ये है कि कौन सी जगह पर क्या है। अजमेर को ग्रेनाइट असाइन किया गया है, जैसे 12 में सोयाबीन है, बाड़मेर में इसबगोल है, ठीक है, बूंदी में चावल है, चित्तौड़ में भी ग्रेनाइट और मार्बल है, ठीक है, भीलवाड़ा में रेडीमेड गारमेंट्स, डेनिम। तो जहां जहां पर क्या क्या हो सकता है ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। अब बात आती है उद्योग व वाणिज्य विभाग। देखिए उद्योग और वाणिज्य विभाग जो है वो उद्योग को लेकर सबसे अपेक्स बॉडी है। कौन सी उद्योग की पॉलिसी लेकर आनी है, उद्योग की क्या नीति होनी चाहिए, उसके लिए सबसे मेन एजेंसी राजस्थान में क्या है, वह उद्योग व वाणिज्य विभाग। यह राज्य में उद्योगों में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन देती है, सहायता देती है, सुविधाएं प्रदान करती है। इसके लिए नोडल एजेंसी है। वर्तमान में उद्यमियों को
इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र, यानी 36 जिला उद्योग केंद्र चल रहे हैं तथा 8 उपकेंद्र हैं। कुल कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 36 और 8 उपकेंद्र हैं। राज्य में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये मेजरली काम करती है। अब इसके बाद में आती है औद्योगिक विकास के लिए कई सारे कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहला औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन। ये क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार को एक तरह से ज्ञापन दिए गए कि हमारे यहाँ पर इन इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव दिए गए। ठीक है, तो कितने दिए गए? वर्ष पिछले साल इस दौरान लगभग 5,827 प्रस्ताव दिए गए। यानी सरकार द्वारा प्रयास किया गया, राजस्थान सरकार द्वारा, कि ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हमारा ये प्रपोजल है, इसे एक्सेप्ट करो। अब वो वहां से कितने एक्सेप्ट हुए वो बात की बात है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021 में मेंस में सवाल पूछा गया है, 2021 में मेंस में, और वो भी किस में? 5 नंबर में। और जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है इसमें 2 लाइन में ये बता रखा है, इतना ही देर बता रखा है जो मैंने यहाँ पे 1 लाइन लिखी है। क्या इस योजना का उद्देश्य राज्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवाओं एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार अवसर उत्पन्न करना है। अब इसके अंदर है क्या? जो भी उद्योग हैं ईपीएफओ में रजिस्टर होते हैं उनके कर्मचारी, तो उसमें अंशदान देना होता है उद्योगों को खुद। अब उसके लिए एक लिमिट होती है, मान लीजिए कि इतने कर्मचारी होने चाहिए, कम से कम 10 कर्मचारी होने चाहिए। अब अगर 10 कर्मचारी हैं तो फिर बाद में उस उद्योग को ईपीएफओ में अंशदान देना अनिवार्य है। ये एक तरह से कानून पालन हो गया, श्रम कानून हो गया है। लेकिन उद्योग क्या करते हैं कि अपने यहाँ पर कर्मचारी दिखाते ही नहीं है। अगर 15 कर्मचारी हैं, अगर 15 कर्मचारी दिखाएंगे तो उनको अपनी तरफ से हिस्सा देना पड़ेगा ईपीएफओ में। तो सरकार ने कहा कि ऐसा मत करो, एक काम करो, तुम्हें बर्डन लग रहा है तो तुम अपने इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज तो करो, तुम्हारे हिस्से का पैसा है जो कि हम कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो शुरू में क्या था कि टोटल 12% जो है वो किसको देना होता था? टोटल 24% देना होता है, उसमें से 12% तो एम्प्लॉय जो है उसको खुद देना होता, 12% जो जिसने नौकरी दे रखी है यानी कि एम्प्लॉयर जो है उसको देना होता था। तो जो एम्प्लॉयर के हिस्से का ये योजना आई थी 2016 में, एम्प्लॉयर के हिस्से का 8.33% सरकार देती थी। लेकिन अब इसका क्या कि प्रावधान क्या कर दिया है कि 100% इसका हिस्सा जो है वो सरकार दे रही है। ये योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। वाणिज्यिक वाहन क्या होते हैं? टेम्पो, ठीक है, लोड करने के लिए जो गाड़ियां होती है, ट्रक होता है, इत्यादि के लिए सरकार द्वारा यानी 18 से 45 वर्ष की आयु के जो बेरोजगार लोग हैं वो उनको आवेदन करना पड़ता है। इसके तहत क्या 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को क्या दिया जाता है? ऑन रोड कीमत का 10%, ऑन रोड कीमत का 10% या फिर 60,000 रुपए ये सरकार देती है। ठीक है, ये लागू कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2022 से ये योजना लागू हुई थी। फिर बात आ जाती है भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। यानी अंबेडकर साहब के नाम से ये योजना है दलित तथा आदिवासियों को, ताकि वो उद्योग को लेकर उनमें प्रोत्साहन और जागरूकता बढ़े और उद्योग के लिए आगे हैं। इसमें क्या करती है सरकार? देखिए, ये 2022 में लागू हुई थी, 8 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। इसके अंदर देखिए क्या करते हैं कि 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर कितना? 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक पे 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% तक का ब्याज अनुदान दिया जाता है। किसके जैसा है ये? ठीक वैसे है कि जैसे लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है। ठीक है, बस ये एक तरह से पर्टिकुलर एक सेक्शन को टारगेट करके लाई गई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इस योजना को लेकर मेंस में सवाल पूछा जा सकता है और प्री में ये कि ये योजना कब लागू हुई, इससे ज्यादा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन मेंस के हिसाब से ज्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में तीव्र, स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2022 में ये योजना लाई गई। देखिए, पहले भी एक योजना थी लेकिन इसको रिवाइज करके 2022 में लाया गया और ये कब से लागू है? 7 अक्टूबर 2022 से लागू है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? देखिए, पहला उद्देश्य है विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक वृद्धि से की दर से विकास करना। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास करना है 15% की दर से, यानी हर साल इतनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए अपनी। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास होना चाहिए, यानी कि हर एरिया में होना चाहिए, कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। वर्ष 2027 तक
10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यानी 2027 तक 10 लाख नई रोटियां देनी है। कोई लोग 2 करोड़ भी दे रहे थे, ये 10 लाख दे रहे हैं। ठीक है। हरित हाइड्रोजन आज के हिसाब से इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, चिकित्सा उपकरण और इत्यादि नवीन क्षेत्रों को अलग से प्रोत्साहन दिया जाएगा कि जो नए उभरते हुए एरिया हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल दिया जाए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस तरह से हो कि पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या क्या है कि देखिए, पहले तो 8 श्रेणियां निकाली गई कि इस श्रेणियों को खास ध्यान दिया जाएगा, जिसमें क्या क्या विनिर्माण सेवाएं, एमएसएमई हो गया, स्टार्टअप हो गया, लॉजिस्टिक यानी कि हैंडलिंग, जो यानी कि लॉजिस्टिक होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जो परिवहन के अंदर जो उद्योग के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसको लॉजिस्टिक बोला जाता है। इसके लिए मतलब कि लाभ दिए जाएंगे। फिर बाद में इसमें एक ये भी है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो पिछले हुए जो सेक्शंस हैं, उनको भी इसमें खास लाभ दिया जाएगा, जैसे महिलाओं को, SC ST को। MSME के लिए भी अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ से ज़्यादा के पैकेज दिए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे सरकार की तरफ से। परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, यानी कि अगर कहीं से भी कोई एसेट का क्रिएशन हो रहा है, जैसे कि निवेश सब्सिडी इत्यादि भी दी जाएगी। पूंजीगत अनुदान दिए जाएंगे। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि कितना आपका टर्नओवर है उसके बेसिस पर आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। तो सरकार द्वारा कुल मिला के ये एक तरह से इस टाइप की योजना है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना पहले 2019 में भी, ये नीति 2019 में भी लाई गई थी और 2022 में इसको अपडेट कर दिया गया। इसमें क्या कि देखिए, छूट भी इनको दी गई है। विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 7% छूट, 7 सालों तक 100% छूट है। स्टाम्प ड्यूटी में 75% की छूट है और रूपांतरण शुल्क में भी 7% की छूट। रूपांतरण की मतलब कि पहले किस कैटेगरी के अंदर थी वो इंडस्ट्री, और अब वो अगर किसी दूसरी टाइप की इंडस्ट्री में अगर कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है कि सरकार और क्या कर रही है औद्योगिक विकास के लिए और कौन सी ऐसे कार्यक्रम जो चला रही है। देखो, औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों में क्या है कि चलो ठीक है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक आयोग को स्थापित करने के लिए जो प्रक्रियाएं जो होती हैं उनसे संबंधित जागरूकता करनी है, जानकारी देनी है, ये सब। चर्म प्रशिक्षण उद्योग, जो चमड़ा उद्योग है, उससे रिलेटेड भी एक तरह से ट्रेनिंग कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्या 2022-23 के दौरान 295 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है। आप इनको अगर मान लीजिए कि एकदम कि औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो आपको अंदर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। योजना एक लाइन में उसकी ब्रीफ कर दो, यानी कि एक तरह से आपको जितनी योजनाएं आपको याद आती हैं मेंस में उतनी सब लिखो। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल बनाने के लिए, कि अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो राजस्थान में जरूर आए, राजस्थान में जरूर इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर मतलब कि एक तरह से ग्रोथ पोल बनते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई पर्टिकुलर एरिया में जो बिल्कुल एकदम मरुस्थल एरिया है, अगर वहाँ पर आप मान लो यूनिवर्सिटी खोल दो तो कितना सारा डेवलपमेंट होगा। रोड बनेगी, मकान बनेंगे, बच्चों के रहने के लिए लोगों वहाँ ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे। इस तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके लिए ये नीति लाई गई थी। फिर बाद में दस्तकार परिचय पत्र, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं और जो मतलब कि एक तरह से बुनकर वगैरह उस टाइप के जो हस्तकला से जुड़े हुए जो काम है, उनका परिचय पत्र जैसी चीज़ें शुरू की गई, ताकि कि अगर उनको कोई सरकारी योजना आ रही है तब उनको फायदा मिले। 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगरों को ऑनलाइन दस्तकार पहचान पत्र, ठीक है, SSO पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। ये भी एक तरह से यानी इनिशिएटिव ही है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, ये क्या होता है, कोई इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उनको समाज के लिए कुछ करना पड़ता है, कंपल्सन है। तो उसमें क्या है कि उनके टोटल लाभ का 2% करना होता है। ठीक है, ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका प्रावधान किया गया। धारा 135 के अंदर इसका उल्लेख है। ऐसी कंपनियां जिनकी वार्षिक कुल संपत्ति 500 करोड़ से अधिक हो या टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो, तो ऐसी कंपनियों को CSR के रूप में उनको पिछले 3 सालों का 2% खर्च करना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों को उचित प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2019 को किया गया था, कि जो कंपनियां हैं वो अपने लाभ का 2% जो हिस्सा है वो खर्च कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है,
अब बात आती है साझेदारी फर्मों का पंजीयन। ठीक है, ये इतना कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं कि कौन से एक्ट हैं कि जो साझेदारी फर्में हैं उनका पंजीयन किया जाता है इनके तहत। तो 2-3 एक्ट हैं, तो इनको स्लाइड को आप रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि राजस्थान साझेदारी नियम 2017 के तहत इसका पंजीकरण होता है, एक साझेदारी अधिनियम 1932 का उसके तहत होता है, एक साझेदारी अधिनियम एक जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज एक्ट है यानी 1962 का उसके तहत होता है, 60 के तहत होता है। ठीक है, ये आप इसमें देख लीजिएगा। फिर बात आती है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान मतलब कि बिजनेस में किस तरह से रिफॉर्म लाए जाएं और उसके लिए कार्यवाही किस प्रकार से हो। यह 2015 से शुरू किया गया। क्यों किया गया? इसके अंतर्गत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए संबंधित सिफारिशें ऑनलाइन स्वीकृतियां यानी कि किसी भी प्रकार की किसी भी उद्योग को स्वीकृति चाहिए सरकार द्वारा, उसके लिए सिंगल विंडो सुविधा यानी कि सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाए। जैसे SSO-ID है अपने यहाँ पर, वो क्या है, एक तरह से सिंगल विंडो सुविधा है कि आप कुछ सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। इस तरह की सुविधा के लिए ये एक्शन प्लान लाया गया। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित नीतियों हेतु सबसे ऊपर की एजेंसी कौन सी है? उद्योग विभाग। ठीक है, नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का मतलब क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी। अब बात आती है निवेश संवर्धन ब्यूरो की। देखिए, ये एक ब्यूरो है जो कि 10 करोड़ से बड़े जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है उनके लिए, उनको इन्वेस्ट के लिए अट्रैक्ट करता है एक तरह से, या फिर उसके ऊपर काम करता है, प्रमोट करता है। इसके तहत क्या है कि एक कमेटी बनी हुई है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, निवेश संवर्धन ब्यूरो के अंतर्गत। वो 10 करोड़ से बड़े प्रस्तावों के लिए वो देखते हैं, राजस्थान में 10 करोड़ से बड़ा कोई प्रस्ताव आ रहा है तो मंजूरी ये लोग देते हैं। ठीक है, अब बात आती है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यानी कि उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सुविधाओं का प्रावधान की व्यवस्था भी राजस्थान में है। ठीक है, इसके तहत 2022 तक 15 विभागों की 140 सेवाएं उपलब्ध है। अब बात आती है वन स्टॉप शॉप प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कभी पूछी जाएगी। वो इस सिंगल विंडो सिस्टम वाली बात की, वन स्टॉप शॉप यानी यहां पर एक ही जगह पर सारा सॉल्यूशन। पर इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें एक तो यह है कि वन स्टॉप शॉप की सुविधा किसके तहत है? निवेश संवर्धन ब्यूरो के तहत। इसके तहत ही इसकी सुविधा की गई है। दूसरा क्या है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि मंत्री परिषद की जगह, यानी ऐसे तो काम किसका, मंत्री परिषद का, जो प्रपोजल आते हैं इन्वेस्टमेंट के, उसकी जगह पर ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वो इन प्रपोजल को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य निवेशकों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। इसके लिए कुछ आयोजन देखो इन जगहों पर किए गए, जैसे अलवर में किया गया, बड़ोदरा अहमदाबाद में किया गया, जयपुर में भी किया गया। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट, ये भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए की गई। इसकी डिटेल्स में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, जैसे कि सीतापुरा में इसका ये प्रोग्राम हुआ। इसके उद्घाटन सत्र के दौरान 51 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। अब बात आती है रिक्को की। रिक्को से आप सब लोग वाकिफ ही हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सबसे शीर्ष संस्था है। ठीक है, हर जिले के स्तर पर रिक्को एरियाज बनाए गए हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रियां एक ही पर्टिकुलर एरिया में अपना बिजनेस करती हैं, अपना जो भी ऑपरेशंस हैं उनको संचालित करती हैं। फिर बाद में बात आती है लघु विकास केंद्र, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि छोटे छोटे उद्योगों के क्लस्टर बनाने हैं। ये एक तरह से वो MSME के जैसे क्लस्टर बनाने थे, वैसे सी कुछ योजना है। ठीक है, फिर बाद में रिक्को द्वारा विकसित विशेष पार्क्स व जोन। रिक्को क्या है कि कुछ विशेष जोन बनाता है पर्टिकुलर किसी, जैसे जापानी पार्क हो गया। ठीक है, एग्रो फूड पार्क्स रिक्को ने बनाए। ठीक है, 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ, बोरानाडा, कोटा, अलवर एवं श्री गंगानगर में विकसित किए गए, यानी 4 जगहों पर तो हो गए। तिंवरी जोधपुर में, यानी कि तिंवरी जोधपुर में है, यहां पर लगभग 33 हेक्टेयर में एक कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी बनाया गया है। जापानी क्षेत्र ये कहाँ है? निम्राना औद्योगिक क्षेत्र जो है अलवर में, जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस उद्योग में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी, इस क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी है, जैसे कि निसिन है, मित्सुई है, डाइनिची है, ठीक है, और डाइकिन, ये सारी कंपनियां, और कुछ तो कोरियन कंपनियां भी बहुत सारी, ज़्यादा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो भी एक तरह से निम्राना वाला एरिया जो है, यहाँ पे बाहर से काफ़ी कंपनियां इस्टेब्लिश की गई हैं। तो ये काम कौन करता है? रिक्को करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र रिक्को द्वारा एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए किया गया है, और एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सीतापुरा यहाँ पे किया गया है।
महिंद्रा ग्रुप ने रिको के साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो है वो को एक बहु उत्पाद आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापना की है। अब बात आती है राजसिको की। देखिए, राजसिको की स्थापना 1961 में की गई थी। ये क्या करता है, जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देता है, और जो भी जितने भी कारीगर हो गए इनके लिए एक तरह से वित्त की व्यवस्था करता है, उनके लिए उनका जो प्रोडक्ट है उनका विपणन के लिए भी काम करता है, यानी कि मार्केटिंग के लिए भी काम करता है। राजस्थली वाला जो केंद्र है, विक्रय केंद्र हैं, उनके ऊपर भी लोगों के प्रोडक्ट, जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करता है। अब बाद में आती है राजस्थान हस्तशिल्प नीति, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए भी पॉलिसी लाई गई। क्या था इसमें कि हम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे, वित्तीय सहायता देंगे, विपणन सहायता देंगे, उन्नत तकनीक के लिए काम करेंगे, क्लस्टरों का डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए कब लाई गई थी? 2022 में लाई गई थी। और ऋणों के ऊपर इनको क्या 100% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, 100%, कहने का मतलब मुफ्त ऋण मिलेगा। अब बात आती है राजस्थान वित्त निगम की। राजस्थान वित्त निगम जो है वो जो छोटी इकाइयाँ MSME है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके बाद बात आती है राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ये योजना जो है 2013-14 में शुरू की गई थी। किसके लिए? जो 45 साल से कम आयु के जो लोग हैं, जिनको एक तरह से ये पॉलिसी उनको युवा मानती है, जो 45 साल से कम है, उनको क्या है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उद्योगों में प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, बाद में बात आती है इंडिया स्टोन मार्ट 2022। ठीक है, प्रदर्शनी लगी थी ये पत्थरों की। कहाँ पे लगी थी? सीतापुरा में। 13 नवंबर 2022 के लगभग 10 से 13 नवंबर तक। तो इसमें क्या कि अलग अलग टाइप के पत्थर जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनकी प्रदर्शनी लगी थी, और ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली उद्योग को बढ़ावा देने की बात है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये दादरी उत्तर प्रदेश से चलता है और मुंबई तक जाता है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि माल गाड़ियाँ, यानी कि उस ट्रैक के ऊपर सिर्फ माल जाएगा, यात्री गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। इससे क्या है कि बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, यानी यहाँ से कोई चीज़ मुंबई भेजनी है तो उस पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। अब तक क्या होता है, मालगाड़ी आ रही है तब इस ट्रेन को रोको, इसको रोको, तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। इसकी टोटल लंबाई जो है वो इतनी है, 1504 किलोमीटर। इसका लगभग 38% भाग जो है वो कहाँ से निकलता है? राजस्थान से निकलता है। इसका लक्ष्य क्या है कि नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना एवं आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ क्या है कि लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा फ्रेट कॉरिडोर के साइडों में, ताकि 150 किलोमीटर से क्या है कि एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। वहाँ अगर कोई इंडस्ट्री है तो उस फ्रेट कॉरिडोर पे आएंगी और वो प्रोडक्ट आएंगे, और उनका ट्रांसपोर्टेशन या फिर उससे आगे निर्यात करना हो तो उससे फायदा मिलेगा। इसके लिए राजस्थान में क्या है कि देखिए कुछ एरियाज उनका चयन किया गया है, जैसे कि खुसखेड़ा भिवानी नीमराना निवेश क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। ये 2 बड़े एरिया विकसित किए जा रहे हैं। ये जो 2 एरिया हैं इनके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया कि जो इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। उसका नाम क्या है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब की गई है? 15 मार्च 2022 को की गई है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 में लाया गया था एक विशेष क्षेत्र बनाने के लिए। क्षेत्र का नाम क्या था? भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से उसे घोषित कर दिया गया है। तो उसके लिए ये 2016 में लाया गया था। अब देखिए बात है कि इसके बाद का चैप्टर जो है वो अगली क्लास में करेंगे। अन्यथा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं तो बोलते बोलते थक भी जाऊंगा, लेकिन आप भी सुनते सुनते थक ही जाओगे। तो अगला चैप्टर इसके बाद फिर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।